Hello guys, welcome to CamBoost again. So today we will discuss S block elements lecture number 2. In this lecture basically we will continue physical properties of alkali metals and then हम chemical properties को देखेंगे alkali metals की. मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा अगर आपने S block elements लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें, तभी आपको इस लेक्चर का फील आने वाला है. तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम हमारी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं एल्कली मेटल्स में, जो है हाइड्रेशन ऑफ आयंस. हाइड्रेशन ऑफ आयंस. इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो एल्कली मेटल आयंस हैं उनमें हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पीज का जो ऑर्डर है वो कैसा है. ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पीज. हमारे पास बेसिकली डियर जो ऑर्डर होता है एल्कली मेटल आयंस के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पीज का वो होता है Li पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Na पॉजिटिव इज ग्रेटर देन K पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Rb पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Cs पॉजिटिव. अब हम इस ऑर्डर को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास जितना आयन का साइज स्मॉल होगा उतनी ही उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी. अब एल्कली मेटल आयंस में हमारे पास Li पॉजिटिव आयन का साइज सबसे स्मॉल है, तो इसका जो चार्ज बाय साइज रेशियो है वो हाई होने के कारण ये इजिली हाइड्रेटेड हो जाता है. मतलब अमंग द एल्कली मेटल आयंस Li पॉजिटिव हैज़ लार्ज डिग्री ऑफ हाइड्रेशन. दैट्स वाई हमारे पास जो ऑर्डर है हाइड्रेशन एंथैल्पीज का वो कुछ इस तरीके से है. अब इजिली हाइड्रेशन होने का क्या मीनिंग है कि हमारे पास जो Li पॉजिटिव आयन है ये लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर कर रखेगा अपने हाइड्रेशन स्फीयर में. फॉर एग्जांपल मान लो Li पॉजिटिव है तो इसका जो हाइड्रेशन स्फीयर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. मतलब Li पॉजिटिव होगा और अपने अराउंड ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर कर रखेगा, होल्ड कर कर रखेगा. Na पॉजिटिव का उससे स्मॉल हो जाएगा, K पॉजिटिव का फर्दर हमारे पास स्मॉल होता चला जाएगा. इसका मतलब जैसे जैसे हमारे पास साइज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हाइड्रेशन की जो एक्सटेंट है एल्कली मेटल आयंस की वो डिक्रीज हो रही है. इन द सेंस हाइड्रेशन एंथैल्पीज डिक्रीज हो रही है. तो यही बात हम लिख देते हैं. as the size of iron increases, extent of hydration decreases and hence hydration enthalpies decreases. तो ये तो हमारे पास बात हो गई हाइड्रेशन एंथैल्पीज की. अगर ये वाला ऑर्डर समझ में आ गया तो आप मुझे हाइड्रेशन रेडियाई का ऑर्डर बताएं कि क्या होगा. हाइड्रेशन रेडियाई आंसर हम ऊपर ही देख चुके हैं. अब आपको पता है कि जितना हमारे पास आयन का साइज स्मॉल होगा
उतनी ही उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब वो ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर रखेगा। एल्कली मेटल आयंस में Li पॉजिटिव का साइज सबसे स्मॉल है, मतलब इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब अपने हाइड्रेशन स्फीयर में ये ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर रखेगा, तो इसका मतलब इसका हाइड्रेशन रेडियस सबसे ज़्यादा होगा और सीजियम का हाइड्रेशन रेडियस सबसे कम होगा। तो अगर हम उसका ऑर्डर लिखें तो क्या होगा, Li पॉजिटिव एक्वस is greater than Na positive aqueous is greater than K positive aqueous is greater than Rb positive aqueous is greater than cesium positive aqueous। अब हम देखेंगे आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर, मतलब एक आयन की मूव करने की टेंडेंसी कितनी है। अब देखिए हमारे पास जो एल्कली मेटल आयंस हैं उनमें Li पॉजिटिव का साइज सबसे स्मॉल है, उसका हाइड्रेशन रेडियस सबसे ज़्यादा है, मतलब उसके अराउंड जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा है, मतलब उसकी मूव करने की टेंडेंसी कम होगी। तो हमारे पास आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा डियर, इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी Li पॉजिटिव एक्वस इज लेस देन Na पॉजिटिव एक्वस is less than K positive aqueous is less than Rb positive aqueous is less than Cs positive aqueous। तो एक ही पॉइंट में हमने 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो ये था हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी हाइड्रेशन ऑफ आयंस। आई विल रिपीट, हमने देखा कि जितना हमारे पास आयन का साइज स्मॉल होगा उतना उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब वो इजीली हाइड्रेट होगा, यानी वो अपने हाइड्रेशन स्फीयर में ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर रखेगा। तो हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पीज का ऑर्डर हो गया Li पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Na इज ग्रेटर देन K इज ग्रेटर देन Rb इज ग्रेटर देन Cs पॉजिटिव। यही बात हमने यहाँ लिखी। उसके बाद बात आती है हाइड्रेशन रेडियाई की। ऑब्वियस सी बात है, जितना स्मॉल साइज उतना हाइड्रेशन इजिली होगा, लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करेगा, मतलब हाइड्रेशन रेडियस ज्यादा होगा। तो वो ऑर्डर हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया। उसके बाद आ गया हमारे पास आयनिक मोबिलिटी। अब जितना हमारे पास स्मॉल साइज उतना वो लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ में होल्ड कर रखेगा, मतलब उसकी मूव करने की टेंडेंसी काफी कम होगी। हमारे पास सीजियम पॉजिटिव में सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि साइज ज्यादा है, हाइड्रेशन कम होगा, कम वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर रखेगा अपने सराउंडिंग में। तो आप इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो चलिए, हमारी जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन बेसिकली जो हमारे पास एल्कली मेटल्स की बात करें या उनके साल्ट्स की बात करें, वो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स कलर्स इम्पार्ट करते हैं। और हमारे पास जो बंसन बर्नर है उसकी फ्लेम की एनर्जी ही काफ़ी होती है हमारे पास कलर इम्पार्ट करने के लिए। आगे चलकर देखेंगे। फॉर द टाइमिंग आपको मैं बताता हूँ कि कौन सा एल्कली मेटल हमारे पास कौन सा कलर शो करता है। अगर हम बात करें लिथियम की, तो ये हमारे पास कलर शो करता है क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड। उसके बाद हमारे पास जो सोडियम मेटल है वो हमारे पास शो करता है गोल्डन येलो, गोल्डन येलो। उसके बाद हमारे पास जो पोटाशियम होता है वो शो करता है लाइलैक, लिलैक, जो मर्जी कह लीजिए। उसके बाद हमारे पास जो रुबिडियम है वो शो करता है हमारे पास रेड वॉयलेट। और हमारे पास जो सीजियम होता है वो शो करता है ब्लू। अब बात आती है कि हमारे पास आखिर ये कलर इम्पार्ट ही क्यों करते हैं। तो ध्यान से सुनिए डियर, हमारे पास जो फ्लेम की एनर्जी है वो क्या करती है, जो
हमारे पास एल्कली मेटल्स में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें एक्साइट करवा देती है डियर। और आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास स्टेबिलिटी काफ़ी कम होती है। अब इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं तो वो फोटॉन्स एमिट करते हैं विजिबल रीजन में। डेट्स वाई हमारे पास हमें कलर मिलता है। और हमारे पास Li पॉजिटिव के केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो मिनिमम होती है, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है Li पॉजिटिव में कलर की वो मिनिमम होती है। तो यही बात हम लिख देते हैं। द एनर्जी, ये है हमारे पास रीजन। द एनर्जी ऑफ द फ्लेम, the energy of the flame causes as excitation of outermost electrons which return to their original position and emit photons in visible region. The energy released is minimum in case of Li positive and hence frequency of color इज मिनिमम। अगर कोई पूछने लग जाए कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है कलर की वो मिनिमम किस में होगी, तो आप बोलेंगे वो होगी हमारे पास Li पॉजिटिव में। तो ये याद रखना। तो आप इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो चलिए, हमारी जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर। हमारे पास जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। अब आपको पता है रिडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स। और जो हमारे पास बात करें अगर हम इनकी रिड्यूसिंग पावर की, तो देखते हैं जब Li एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Li पॉजिटिव बनाता है, साथ में इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है 3.04 वोल्ट्स। ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हमारे पास अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो जो सोडियम है वो Na पॉजिटिव बनाता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो इस केस में जो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है 2.71 वोल्ट्स। ये हमारे पास क्या है, SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमारे पास जो लिथियम है ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में,
क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा है इन एल्कली मेटल्स। और अगर हम बात करें कि सबसे कम किसका है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो होता है सोडियम का 2.71 वोल्ट्स। यानी हमारे पास जो सोडियम है ये सबसे वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम है। अब हम थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरीके से हो रहा है। मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास मेटल सॉलिड में होगा, उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे गैसियस में, एम गैसियस। तो इस केस में जो एंथैल्पी होती है उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी। उसके बाद हमारे पास हम गैसियस को कन्वर्ट करते हैं गैसियस आयन में, एम गैसियस, इसको हमने किया एम पॉजिटिव गैसियस, साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसके लिए जो एंथैल्पी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद हमारे पास ये बन गया एम प्लस गैसियस। उसके बाद इसे हम एक्वस में डालते हैं और हमारे पास बन जाता है एम प्लस एक्वस। और यहाँ पर जो एंथैल्पी होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब तीनों को ऐड करो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एम पॉजिटिव से एम पॉजिटिव गया, और क्या जा रहा है? बस और तो नहीं है कुछ। एम गैसियस से एम गैसियस जा रहा है बस। तो हमारे पास यहाँ बच गया लेफ्ट में एम एस प्लस एक्वस। याद रखना अगर राइट वाला काट रहे तो लेफ्ट वाले से काटोगे, जिस तरीके से ये लेफ्ट में था तो ये हमारे पास राइट में था। अब देखो और क्या बच गया यहाँ पर? एम पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास है डेल्टा एच टोटल। अब देखिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जो लिथियम है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है एक्वस मीडियम में, उसको हम यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए जब हम मेटल को इवेपोरेट करते हैं गैसियस स्टेट में तो जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, जो कि सभी एल्कली मेटल्स के लिए सेम रहती है। सेकंड स्टेप में होती है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी, जो हमारे पास हाई होती है लिथियम के लिए। और थर्ड स्टेज में हमारे पास जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है लिथियम के केस में, जो कि उसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बनाती है। तो ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। हम क्या बोल रहे हैं कि जो Li पॉजिटिव है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम। और हमारे पास जो सोडियम है वो वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से देख चुके हैं। तो आप इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं लैटिस एनर्जीज। लैटिस एनर्जीज बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एल्कली मेटल्स के साल्ट्स होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं, मतलब उनमें कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट होते हैं। अब आयनिक सॉलिड में हमारे पास लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिलीज होती है जब हम कैटायंस और एनायंस को गैसियस स्टेट में पास लेकर आते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव क्रिस्टल साइट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल। यही बात सबसे पहले हम लिखते हैं कि आयनिक सॉलिड में हमारे पास लैटिस एनर्जी आखिर होती क्या है। द लैटिस एनर्जी ऑफ एन ionic solid is the energy
released when cations and anions are brought closer from infinity to their respective crystal sites. और ऐसा हम किस लिए करते हैं? टू फॉर्म 1 mole of the ionic crystal. तो ये तो हमें पता चल गया कि आयनिक सॉलिड्स में हमारे पास लैटिस एनर्जीज क्या होती हैं। अब देखिए, अब आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड्स में हमारे पास कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? तो ये तो बात हो गई आयनिक सॉलिड्स में लैटिस एनर्जी की। अब आपको पता है कि एल्कली मेटल्स के जो साल्ट्स हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं, और आयनिक नेचर होने के कारण उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी कि नहीं, क्योंकि हमें पता है अपोजिट चार्ज जो हैं अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को थ्रू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हमारे पास जो आयनिक सॉलिड्स की लैटिस एनर्जीज हैं वो, तो ये तो थी हमारे पास लैटिस एनर्जी आयनिक सॉलिड्स की। अब आपको पता है कि अपोजिट चार्ज्ड आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट्स वाई हमारे पास आयनिक सॉलिड्स में जो लैटिस एनर्जीज हैं वो हाई होती हैं। अब आपने +2 में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर फिजिक्स में, वहाँ पर आपको पता है जो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डायरेक्टली वेरी करती है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। इसका मतलब जितना हाई हमारे पास चार्ज होगा आयंस पर, उतनी ही ग्रेटर हमारे पास लैटिस एनर्जी होगी उस आयनिक सॉलिड की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आ रहा है। क्या चीज? हायर इज द चार्ज, higher is the charge on the ions, the greater is the lattice energy of the ionic solid। रीज़न ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एग्जाम्पल देखो, थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। अब आपके सामने मैं लिखता हूँ लिथियम फ्लोराइड Li पॉजिटिव F नेगेटिव, और मैं लिखता हूँ कैल्शियम फ्लोराइड Ca2 पॉजिटिव 2F नेगेटिव, और मैं लिखता हूँ आपके पास मैग्नीशियम सल्फाइड Mg2 पॉजिटिव S2 नेगेटिव। अब देखिए हमारे पास ये यूनिवैलेंट आयनिक सॉलिड्स हैं, यूनिवैलेंट आयनिक सॉलिड, और ये हमारे पास एग्जांपल है यूनिवैलेंट बाइवैलेंट आयनिक सॉलिड, बाइवैलेंट सॉलिड, और हमारे पास ये है बाइवैलेंट सॉलिड, बाइवैलेंट सॉलिड। अभी जस्ट हमने लिखा कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयंस पर उतनी ही उनकी लैटिस एनर्जी ग्रेटर होगी। तो हमारे पास यहाँ पर इस आयनिक सॉलिड की सबसे कम, देन दिस एंड देन दिस, क्योंकि हमारे पास जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयंस पर उतनी ही आयनिक सॉलिड की
क्या ज़्यादा होगी, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्योंकि ये यूनिवैलेंट है तो इसकी सबसे कम, ये बाइवैलेंट है, देखिए एक यूनिवैलेंट और एक बाइवैलेंट, और यहाँ पर दोनों बाइवैलेंट है। तो आप इस पॉइंट को नोट करो, फिर मैं इसमें एक और पॉइंट आपको लिखवाता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट जो डियर मैं लिखवाने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर हमारे पास कैटायंस जो हैं आयनिक सॉलिड्स में वो सेम वैलेंसी के हों और सेम एनायन हो तो जो लैटिस एनर्जी है आयनिक सॉलिड्स की वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे कैटायन का साइज इंक्रीज होता है। पहले पॉइंट लिखो, फिर एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं। फॉर कैटायंस ऑफ सेम वैलेंसी lattice energy of ionic solids having the same anion decreases with increase in the size of the cation। यानी हमारे पास एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो LiCl, NaCl, KCl, RbCl एंड CsCl की बात करें तो देखोगे इन सब में जो कैटायंस हैं वो सेम वैलेंसी के हैं और जो एनायन है वो सेम है। तो जो पॉइंट हमने ऊपर लिखा है उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे पास लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ऑर्डर हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। ये बात मैं कह रहा था। अगर एक्चुअल डाटा बात करें इन किलो जूल पर मोल में तो LiCl की होती है 802 किलो जूल पर मोल। NaCl की बात करें तो वो होती है नियर अबाउट 758 किलो जूल पर मोल। KCl की बात करें तो वो होती है 681 किलो जूल पर मोल। RbCl की बात करें तो वो होती है 660 किलो जूल पर मोल और CsCl की बात करें तो वो होती है 618 किलो जूल पर मोल। यही बात तो हमने ऊपर पॉइंट पर लिखी है। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस कवर हो गई हैं, तो इसको नोट करो। और अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो शो करते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और हमारे पास फॉर्म करते हैं M पॉजिटिव, M बोले तो एल्कली मेटल्स, जो कि हमारे पास विच आर कलरलेस एंड डायामैग्नेटिक। कलरलेस एंड डायामैग्नेटिक यानी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल, सोडियम हमारे पास एल्कली मेटल है तो जब ये Na पॉजिटिव यानी M पॉजिटिव फॉर्म करता है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यहाँ पर था सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2,
2p6 3s1। ठीक है, अब जब Na पॉजिटिव बन गया तो इसकी क्या होगी 1s2 2s2 2p6। क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? तो डेट्स वाई दीज आर डायमैग्नेटिक। तो ये तो थी हमारे पास एल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको वन बाय वन हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसको नोट करो, फिर हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स को। तो चलिए अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम फिनिश कर चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे एक्शन ऑफ एयर। एक्शन ऑफ एयर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो रैपिडली टर्निश हो जाते हैं ड्राई एयर में, क्योंकि उनके सरफेस के ऊपर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और इसी वजह से हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो हैं उन्हें केरोसिन ऑयल या पैराफिन ऑयल में स्टोर कर रखते हैं, और ये काफ़ी विग्रसली बर्न करते हैं एयर में और ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन सा मेटल किस टाइप का ऑक्साइड फॉर्म करता है वो हम आगे लिखेंगे। फॉर द टाइमिंग आप इतना लिखें, ग्रुप 1 एलिमेंट्स टर्निश रैपिडली क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनके सरफेस पर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है इन ड्राई एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ oxides at their surface. Therefore, always kept under kerosene or paraffin oil to protect from the action of air। और अभी मैंने कहा कि ये काफ़ी विग्रसली बर्न करते हैं एयर में और ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। दे बर्न vigorously in air or oxygen forming oxides। हमारे पास जो लिथियम है वो फॉर्म करता है मोनोऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड यानी Li2O टाइप के। और हमारे पास जो सोडियम है वो फॉर्म करता है परऑक्साइड यानी Na2O2। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गए, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, वो फॉर्म करते हैं सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स यानी किस टाइप के?
MO2 टाइप। अब ये तो हमारे पास बात हो गई पहली केमिकल प्रॉपर्टी यानी एक्शन ऑफ एयर। सेकंड आप लिखेंगे एक्शन ऑफ वाटर। हमारे पास ये काफ़ी रेडिली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। लिख देते हैं दे रिएक्ट रेडिली विद वाटर टू फॉर्म hydroxides and evolving हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल से बात करते हैं, ऐसे नहीं। मान लीजिए Li प्लस वाटर, तो हमारे पास ये फॉर्मेशन करेंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड की और क्या इवॉल्व करेंगे हाइड्रोजन गैस। बैलेंस है, देखो लिथियम एक है, लिथियम एक है। H2 यहाँ पर हमारे पास 3 है और तो हमारे पास हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 2 4 और यहाँ पर हमने कर दिया 2, तो H कितने हो गए 4, H4 हो गए। O कितने हो गए 2 2 हो गए। लिथियम 2 है तो यहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो जो रिएक्टिविटी है वाटर के साथ वो भी इंक्रीज होती है जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तो ये भी लिखेंगे रिएक्टिविटी विद वाटर increases on moving from कहाँ से कहाँ तक, लिथियम टू सीजियम, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो भी इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। तो ये हमारे पास 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई एल्कली मेटल्स की। आप इनको आराम से नोट करो, फिर हम रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आप लिखेंगे एक्शन विद हाइड्रोजन। इसमें आप लिखेंगे alkali metals react alkali metals react with hydrogen to form ionic or salt like हाइड्राइड्स, जैसे कि M पॉजिटिव H नेगेटिव। कि जब एल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो वो आयनिक और साल्ट लाइक हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे M पॉजिटिव और H नेगेटिव टाइप के। अगर जनरल लिखें तो 2M प्लस H2, इसे जब हम हीट करते हैं टेम्परेचर हो या 673 केल्विन तो हमारे पास 2M पॉजिटिव H नेगेटिव टाइप हाइड्राइड फॉर्म हो जाते हैं। बैलेंस है ना 2MH2। ठीक है जी। तो ये तो हो गई हमारे पास बात किसकी, एक्शन विद हाइड्रोजन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एक्शन विद हेलोजेंस। एक्शन with halogens। इस केस में हमारे पास
फॉर्मेशन होती है जो एल्कली मेटल्स हैं उनके हैलाइड्स की। देखिए हमारे पास यहाँ पर ये हेलोजन्स के साथ कंबाइन कर कर M+X नेगेटिव टाइप के हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। लिखेंगे दे कंबाइन with halogens readily to form halides of type M पॉजिटिव X नेगेटिव। इसकी भी अगर जनरल लिखेंगे M+X2 हमारे पास बन जाएगा MXS। बैलेंस है, यहाँ पर इसको 2 कर दो, 2 X हो गए और 2 M हो गए। अगर स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करें तो 2Li प्लस Cl2, देखो MLi XCl, तो क्या बन जाएगा 2Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यही बात तो हमने ऊपर लिखी है। और जो एल्कली मेटल्स हैं इनके जो हैलाइड्स फॉर्म हुए हैं ये हमारे पास रिएक्ट करते हैं हेलोजेंस या इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के साथ, तो हमारे पास आयनिक पॉलीहैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है। लिखेंगे ये भी एल्कली मेटल्स हैलाइड reacts with the halogen and interhalogens compound। इंटरहेलोजेंस कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट हेलोजेंस प्रेजेंट हो। इंटरहेलोजन कंपाउंड्स टू फॉर्म आयनिक पॉलीहैलाइड्स। एग्जाम्पल अगर हम देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं हेलोजन की, तो मेटल हैलाइड हम ले लेते हैं Ki। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम I2 के साथ तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है K। इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यानी आयनिक पॉलीहैलाइड्स। उसके बाद एक इंटरहेलोजन का भी ले लेते हैं, ये बन गया हमारे पास हैलाइड प्लस में ICl। देखिए 2 डिफरेंट हेलोजेंस प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है KBrICl। नेक्स्ट देखेंगे सोल्यूबिलिटी इन मर्करी। सोल्यूबिलिटी इन मर्करी। हमारे पास जो एल्कली मेटल्स हैं ये रेडली डिजोल्व हो जाते हैं मर्करी में और फॉर्म करते हैं अमलगम्स, और ये प्रोसेस जो होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। लिखेंगे ये भी एल्कली मेटल्स रेडली dissolve in mercury forming, जिन्हें हम बोलते हैं what are called amalgams। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो ये थी हमारे पास रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़। आप इसको नोट करो, फिर जो केमिकल प्रॉपर्टी बच जा रही है हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सोल्यूबिलिटी
solubility in liquid ammonia. In liquid ammonia. देखिए हमारे पास जब एल्कली मेटल्स डिसॉल्व होते हैं लिक्विड अमोनिया में तो वो ब्लू सॉल्यूशंस हमें देते हैं। यही बात हम लिख देते हैं, एल्कली मेटल्स डिसॉल्व, एल्कली मेटल्स dissolves in liquid ammonia to give blue solutions। इक्वेशन देखिए, मेटल प्लस अमोनिया, ये हमारे पास फॉर्म कर देते हैं 2MnH2 प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ये हमारे पास बन रहा है एल्कली मेटल अमाइड्स, एल्कली मेटल अमाइड्स। अब देखिए डियर, जो डिसोल्यूशन हो रहा है मेटल का अमोनिया में वो हो रहा है आयोनाइजेशन से। किस तरीके से, इसको अलग बनाकर रखना। सबसे पहले मेटल आयोनाइज होकर हमारे पास ये देता है M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन और कैटायन को सोलवेट कर देता है। जैसे कि अभी बताता हूँ मैं, ये रहा हमारे पास मेटल, हमने लिया अमोनिया एक्सेस में, इन एक्सेस, तो इन्होंने हमारे पास बनाया NH3 X पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन NH3 Y नेगेटिव। ये है हमारे पास एमोनिएटेड कैटायन। यही बात तो अभी हमने की कि कैटायन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन को ये सोलवेट कर देते हैं। ये है हमारे पास एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। हमारे पास जो ये X और Y है इसकी क्या वैल्यू होगी, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो एल्कली मेटल आयन है और इलेक्ट्रॉन है उसकी सॉल्वेशन किस एक्सटेंट पर हुई है। हमारे पास जो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है यही रिस्पॉन्सिबल है कि जो ये सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो है ड्यू टू अमोनिएटेड कैटायन एज वेल एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास फ्री अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण जो ये सॉल्यूशन है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, और जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं क्योंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो यही बात हम लिख देते हैं, द blue color of solution is due to ammoniated electron and the electrical conductivity is due to ammoniated cation as well as the ammoniated electron, ammoniated electron due to the presence of फ्री, या हम बोल सकते हैं
ammoniated electron. These solutions are behaving like strong reducing agent and the dilute solution are paramagnetic due to the presence of free electrons. और एक और मज़ेदार बात अगर मैं बताऊं कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास पैरामैग्नेटिक करैक्टर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर होना शुरू हो जाते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं। तो ये थी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कली मेटल्स। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कली मेटल्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।